अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। पीडीएम ने आज कोयटा में जलसा किया। कोयटा में अपनी जो है वो ताकत का मुजाहरा किया हुकूमत के खिलाफ और हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का कहा गया। अनफॉर्चुनेटली आज कोयटा में जो है वो एक धमाका भी हुआ जिसमें 4 अफराद जाँ बहक और मुतादिद उसमें जख्मी हुए। नेक्टा ने ये कहा था कि दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता है वहाँ पर, और वैसा ही वहाँ पर हमें दिखाई भी दिया। दूसरी तरफ अगर हम देखें, एक तो अपोजिशन और हुकूमत, ये हम देख रहे हैं मुल्क में इस वक्त हमारे चल रहा है सारा मामला। हुकूमत की तरफ से ये कहा जाता है कि जी ये कुछ भी कर लें, इस्तीफे देते दे दे, इलेक्शन करा देंगे, कोई मसला नहीं। ये बातचीत, ये सारा प्रोसेस किस तरीके से होगा फिलहाल नहीं दिखाई देता। आज जो तकरीरें हुई, हुकूमत मुखालिफ और रियासत मुखालिफ भी बयानिया लिया गया, उस पर भी हुकूमत का मौक़िफ़ अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है कि अब खामोश नहीं रहेंगे, कानून के आइन के मुताबिक जो है वो डील करेंगे। एहतजाज धरने बेशक हों, लेकिन जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है वो गैर मुल्की एजेंडे पर तमाम बयानियाँ जो है वो खड़ा हुआ है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे आज हम। कुछ तकरीर हमें सॉफ्ट दिखाई दी। मौलाना फजल रहमान साहब ने आखिरी में तकरीर की, उन्होंने उसमें बड़े दरमियाने अंदाज में जो है वो चीज़ों को डिस्कस किया, जैसे कि वो इस्टेब्लिशमेंट पर बराह रास्त बात करते थे। आज थोड़ा हमें उनका अंदाज मुबहम लगा, इशारों कनाइयों में बातें की उन्होंने। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा ने दोबारा बड़ा सख्त स्टांस लिया, बलूचिस्तान जाकर उन वाक़यात की तरफ इशारा किया जो माजी में होते रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान की हुकूमत की जब बात निकली तो उनको जवाबन जो है वो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने ट्वीट करके भी इन्होंने जवाब दिया, क्योंकि जाहिर है ये हुकूमत जो बलूचिस्तान की गिरी, जिसका बार बार हवाला दिया जाता है मुस्लिम लीग की जानिब से, उसमें पीपल्स पार्टी के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगता रहा कि उसमें उसका किरदार, और पीपल्स पार्टी इसका क्रेडिट भी लेती रही कि जी जमहूरी तरीके से हम ये सब कुछ करते रहे हैं। और इसी वजह से जो है वो ये कहा गया कि आज शायद बिलावल नहीं होंगे, लेकिन बिलावल गिलगित में हैं। उन्होंने वहां से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया और उन्होंने कहा हम सब एक स्टेज पर नहीं बल्कि एक पेज पर हैं। ये तमाम सूरत हाल रही। एक और अफसोसनाक वाक़या जो फ्रांस में आया वो इंतहाई अफसोसनाक, दिलखराश, जो कि मुसलमानों के लिए निहायत कर्बनाक है। ये जो गुस्ताखाना खाके बनाए गए बिल्डिंग्स के ऊपर फ्रांस में, उसकी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने मजम्मत की, उसकी मजम्मत तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी की। लेकिन हमें मजमूई तौर पर इस वक्त मुस्लिम उम्मा का रिस्पॉन्स इसके ऊपर नहीं दिखाई दे रहा। इनफरादी तौर पर 2 ममालिक हैं जिन्होंने थोड़ा सा आगे जाकर इस पर बात की है। इंतहाई दिलखराश, अफसोसनाक ये तमाम मामलात हैं जिसको बैनुल अक़वामी बिरादरी को देखना होगा कि फ्रांस में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर ये क्या हो रहा है। इस पर भी जो है वो आने वाले दिनों में जाहिर है देखना है कि दीगर ममालिक का क्या रिस्पॉन्स आता है। तो आज ज़रा जो मुल्क के अंदर इस वक्त सूरत हाल जारी है उसके ऊपर बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। हम हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात माफ़ कीजिएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं। कुछ कलमदान चेंज भी होने वाले हैं, शायद ऐसा ना हो कि नंबर ही आ जाए, लेकिन ये तो मैंने अभी बाय मिस्टेकन कहा है। कमरजमान कायरा साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे। फवाद चौधरी साहब, ये बताइएगा कि अभी आज जो तकारीर हुई हैं हुकूमत के खिलाफ पीडीएम कोयटा जलसे से, जरा आपको सुनवाते हैं कि बिलावल साहब ने उस पर क्या बात की है। इमरान खान का ये कोशिश है, इस मुल्क की हर इदारा को इमरान खान अपना टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाहता है। सिंध पुलिस, पाकिस्तान का रेंजर्स, हमारा आईएसआई, एएसएफ, ये फ्रंटियर कोर, वो हमारा अदलिया को टाइगर फोर्स बनाएंगे, और ये तो हमारा फौज को भी टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाह रहा है। ये हर पाकिस्तानी के इदारे हैं, किसी एक शख्स के इदारे नहीं हैं। ये पाकिस्तान के अवाम के इदारे हैं, इमरान के टाइगर फोर्स नहीं। और जब तक हम में दम है हम इमरान खान को हमारे इदारे तबाह नहीं करने देंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या बात की आज के जलसे में, जरा वो भी आपको सुनवाते हैं। हमारी फौज हमें अजीज है। मेरे नजदीक फौज की हैसियत ऐसी है जैसे आंखों की पलकें। इन पलकों का एक बाल भी अपने हद से तजावुज करके आंख के अंदर आ जाता है तो फिर आंख ये 2 तकारीर
फवाद चौधरी साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि अभी जो बिलावल साहब बात कर रहे हैं वो तो कहते हैं कि जी हम एक पेज पर, एक स्टेज पर हैं और इस हुकूमत को जाना होगा, इस हुकूमत को सिलेक्ट करने वालों को जाना होगा, सिलेक्टेड हुकूमत को जाना होगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो अपोजिशन हुकूमत पे तनकीद करे वो तो नॉर्मल है और सही है, उनका राइट है, वो तकरीर भी करें। और लेकिन आपने देखा ये है कि ये जो आज भी इन्होंने जो तकरीरें की हैं उनमें कोई इश्यूज के ऊपर तो बात है नहीं। अब सवाल ये है कि इनका जो गिला है, नवाज शरीफ जो हो गए, मरियम नवाज हैं, बाकी लोग हैं, इनका गिला सिर्फ ये है कि वो जर्नैल जिन्होंने नवाज शरीफ साहब की पुतली में जान भरी वो तो बिल्कुल अजीम जर्नैल थे, वो अजीम जजेस थे, और जो इनकी दौलत छुपाने में इनके हमराही नहीं है, इनका साथ नहीं देते हैं, उनको ये कह रहे हैं कि उन्होंने हलफ से वफादारी नहीं कर रहे हैं। अब ये जो नैरेटिव है, ये जो बयानिया है, ये बयानिया कतई तौर के ऊपर कोई मुल्क के इंटरेस्ट में तो नहीं है। मैं ये कहता हूँ, आप पहले दिन से ही मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत के खिलाफ आप जो मर्जी तनकीद करें, लेकिन अगर आप इदारों में और खुसूसन ये लाइन लेंगे कि वहाँ पर कुछ जो आला ओहदों के लोग हैं उनको आप कहें कि जी वो खिलाफ हैं, वो खराब हैं, और दूसरों के ऊपर आप कहें कि नहीं वो हम आपके साथ हैं, तो ये बयानिया तो हिंदुस्तान का बयानिया है, ये बयानिया तो पाकिस्तान के दुश्मनों का बयानिया है। क्या ये मुनासिब है कि आप पाकिस्तान की सियासी क़यादत होते हुए इस बयानिए को परवान चढ़ाएं? और फजलुर रहमान साहब ने तो कह ही दिया कि अगर तो फौज हमारे साथ है तो वो तो हमारी पलकों की तरह है, और अगर आप हमारे साथ नहीं है तो फिर आप हदूद से तजावुज़ कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि सिर्फ 8 केसों की लड़ाई है, 8 केसों में इनको रिलीफ दे दें, फौज भी जबरदस्त हो जाएगी, अदलिया भी जबरदस्त हो जाएगी, इमरान खान भी जबरदस्त हो जाएंगी और हुकूमत भी नेक पाक साफ हो जाएगी। आप 8 केसेस में रिलीफ नहीं देते हैं, हुकूमत भी खराब है, फौज भी खराब है, किसी का भी कोई हाल नहीं है। और फिर जिन जजेस ने आपकी सपोर्ट में फैसले दिए, आप उनकी शान में जमीन आसमान के खिलाफे में ला रहे हैं। जिन जजेस ने आपको रिलीफ नहीं दिया वो आपके नजदीक विलन है। तो ये कोई सियासी नैरेटिव तो नहीं है, ये तो बिल्कुल ही अब जाती मुफादात के ऊपर मबनी एक नैरेटिव। ठीक, फवाद चौधरी साहब, मगर ये बताइएगा कि ये जो ऑपोजिशन की पोजीशन है वो एक तरफ, लेकिन ये जो महंगाई का तूफान है, जो असल चैलेंज आपके लिए है, उससे निपटने के लिए अब आप कहते हैं कि वजीर आजम भी कहते हैं कि ये इसको जल्द इस पर काबू पाएंगे, आपने कहा चंद हफ्तों में हो जाएगा। मुझे ये बताइएगा कि चंद हफ्तों में ये कैसे हो जाएगा? क्या ऑपोजिशन ने अपना प्रेशर बिल्डअप किया, उसके बाद आपको याद आया कि अब इसको चंद हफ्तों में खत्म करना है, जो कि एक बड़ा चैलेंज था और सब इस पर बात कर रहे थे? दूसरी बात यह कि कितने को % आप लोग जो है वो महंगाई इन चंद हफ्तों में कम कर देंगे? लेकिन अब महंगाई की असल वजह तो ये है कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो सुकड़ी है, और ये जो महंगाई की शरह है ये हिंदुस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, श्रीलंका में भी, ये सब जगह के ऊपर गई है। और कोविड के जो ही वैक्सीन अनाउंस होगी तो उसके बाद इकोनॉमीज रिवाइव होंगी और महंगाई की शरह खुद बहुत भी नीचे आएगी। लेकिन फिलहाल उसको सपोर्ट देने के लिए पाकिस्तान के लोगों का जो है कल या परसों जो है, आई होप सो कि कल जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो अनाउंस कर रहे हैं तवानाई का पैकेज, जिसमें कि इंडस्ट्री के लिए बिजली जो है वो सस्ती होने जा रही है, जिससे ज़ाहिर है कि कीमतों के ऊपर जो है काफी असर पड़ेगा। दूसरा जो है वो करने जा रहे हैं कि ये जो हमारी आम खाने पीने की अशिया है इनका पैकेज जो है वो आ रहा है, तो इससे एक महंगाई का जो एक के ऊपर उसको नीचे लाएंगे। इन द मीन टाइम कोरोना वायरस का थोड़ा दबाव कम होगा तो हमारी इकोनॉमी वैसी रिवाइव कर रही है और इंशाल्लाह उससे आपको कीमतों में इस्तेकाम नजर आएगा। जी, खैर साहब वो कहते हैं 8 पॉइंट एजेंडा ही है, देखें अपनी अपनी जगह पर। अबू मौलाना साहब का भी आज उन्होंने हवाला दे दिया, और फिर आपके बारे में, पीपल्स पार्टी के बारे में भी ये बात हो रही है कि पीपल्स पार्टी उस हद तक नहीं जाना चाहती जहां तक मरियम नवाज साहबा या मुस्लिम लीग नून या मियां साहब ले जाना चाहते हैं पीडीएम को। देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि पीडीएम क्या चाहती है, पीडीएम का एलामिया क्या कहता है, हम क्या कहते हैं। हम कहते हैं कि ये हुकूमत जो अपना मैंडेट पूरा नहीं कर पाई, इनको हुकूमत बनाई गई है, लेकिन हमने पहले दिन भी इस एहतजाज के साथ हुकूमत असम्बलियों में आके जाहिर किया कि हम इस सिस्टम को चलाएं, अल्लाह करे ये अपना एजेंडा पूरा कर सके। लेकिन 2.5 साल के अंदर ये एजेंडा क्या, ये तो हर चीज़ से यू टर्न ले गए।
अब आज सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे तजर्बात करने के बाद हमने मार्शल लॉ लगा लिए, हमने कंट्रोल डेमोक्रेसी चला ली, हमने वजीर आजम इम्पोर्ट कर लिए, हमने जमातें बना के तोड़ के, जिस तरह अदलिया ने भी कहा कि नैब के जरिए बहुत सारे इदारों के जरिए हमने बड़े 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 तजर्बे कर लिए, हुकूमतों की टांगें भी खींची गई, उनके खिलाफ केसेस भी बनवाए गए, फैसले भी कराए गए, पता नहीं क्या क्या हुआ, एक लंबी दास्तान है। लेकिन समझ ये आई कि कोई चीज कोई कल सीधी हो नहीं रही। सो दुनिया का तजर्बा क्या है? दुनिया का तजर्बा यह है कि जब तक आप अपना डेमोक्रेटिक मॉडल दुरुस्त नहीं करते, आप अपने मुल्क की गवर्नेंस को दुरुस्त नहीं कर सकते। आप आसमान से फरिश्ते तो नहीं ले आएंगे। जब तक डेमोक्रेसी के अंदर लोगों की राय के तहत हुकूमतें नहीं बनेंगी, लोगों का दबाव नहीं आएगा, जितना आप अपनी सोसाइटी को लिबरलाइज करेंगे, उसको आसान करेंगे, उसके अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, आपके यहाँ ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, सर्विस डिलीवरी भी बेहतर होगी। ये दुनिया का कामयाब मॉडल है, एक मुल्क में नहीं, सारी दुनिया में। सो हमने सारे तजर्बे करने के बाद हमें अब कुछ सीख लेना चाहिए। तो आज हमारा मुतालबा क्या है कि इस मुल्क की सियासत के अंदर मदाखलत का अमल खत्म हो जाए, इदारों की मदाखलत। तो ये क्या कोई नाजायज मुतालबा है? क्या ये हिंदुस्तान का मुतालबा है कि या पाकिस्तान का मुतालबा है? क्या इससे हिंदुस्तान बेहतर होगा या पाकिस्तान कमजोर होगा? क्या पाकिस्तान लेकिन की बेहतरी का अमल नहीं है? ये जो गवर्नेंस के मॉडल की आप बात कर रहे हैं, मेरा छोटा सा आर्गुमेंट खत्म हो जाने दे। आदल थोड़ा सा जी, थोड़ा सा समझ। गुजारिश ये है, मैं कोशिश करता हूं जरा इख्तिसार कर लूं। गुजारिश ये है, हम कह रहे हैं कि आप आजादाना इलेक्शन कराएं, तो क्या इस मुल्क के अंदर आजादाना इलेक्शन वाला माहौल कभी बना? क्या ऐसा नहीं है? क्या फवाद साहब कह सकते हैं, क्या आप कह सकते हैं कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन आजादाना रहे? क्या इलेक्शन के अंदर या बाद में भी मदाखलतें नहीं हुई? क्या आज भी इस हुकूमत के साथ इत्तेहादी इस हुकूमत के बिठाए हुए बैठे हुए हैं? सो क्या कह रहे हैं, आइन के तहत तमाम इदारों को अपने दायरा कार के अंदर रह के काम करना चाहिए। माजी में फलाने किया, ये गलत किया, आइंदा के लिए क्या है? तो सर आइंदा के इस बयानिए के हम साथ हैं, और ये हमारा बयानिया 50 साल पुराना है, ये आज का नहीं है, हमारा 50 साल का बयानिया है। और अभी फवाद साहब ने खुद कहा, फवाद साहब ने कहा ना कि मियां नवाज शरीफ और मरियम बीबी, जिन जर्नैलों ने उनको सपोर्ट किया वो उनके लिए अच्छे हैं, और जो उनके साथ नहीं देते वो बुरे हैं। इसका मतलब है ना, वो खुद इकरार कर रहे हैं कैसा होता है। जी फवाद साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक कर साहब, जी फवाद साहब, देखिए पहली बात तो ये है कि ऐसा तो होता रहा है। अगर ऐसा ना होता तो पीपल्स पार्टी तो जाहिर है इक़्तिदार में क्या पॉलिटिक्स ही शुरू ना होती। पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, सबका एक वक्त में ताल्लुक जो है वो तो बराह रास्त मार्शल लॉ से ही रहा है, तो उसमें तो एक वक्त में तो होता रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं पार्टी का नहीं रहा जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप ये बात करते हैं ना कि नवाज शरीफ जिस तरह से आप कह रहे हैं कि फौज अपनी सारी गलतियों का अजाला करे सिवाय उस गलती के जो मेरी सूरत में की गई, अब ये तो कोई बात नहीं करने वाली। दूसरा जो कायरा साहब कह रहे हैं कि आजादाना इलेक्शन हो, अब ये देखिए ना, पीपल्स पार्टी के जहां पर आजादाना इलेक्शन हुए हैं तो अब सिंध में जो है हुकूमत बना पाए हैं। अगर इलेक्शन आजादाना जिस तरीके से आप कह रहे हैं तो पंजाब में तो अगर वन साइडेड सिर्फ पीपल्स पार्टी को अकेले कैंडिडेट खड़े करने की इजाजत दे देना तो आप फिर भी इलेक्शन हार जाएंगे जो इस वक्त हालात है और जो पिछले इलेक्शन में हालात थे। लिहाजा कोई लॉजिकल होती है ना, कोई लॉजिक होता है किसी चीज का। और जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इस वक्त जो इलेक्शन पिटीशन हुई, जहाँ आप कहते हैं धांधली हुई, तो PMLN कहती है पंजाब में हुई, तो 13 पिटीशन तो PTI की हैं, आपकी 11 पिटीशन हैं टोटल। आपका जो हमारे जो लोग जो 1000 वोटों से या 500 वोटों से इलेक्शन हारे वो कम से कम 12 या 15 हैं। अगर ये लोग अगर इलेक्शन आजादाना किया सिर्फ इनमें रीकाउंटिंग हो जाती तो हम अकेले हुकूमत आज बना के बैठे होते, हमें कोलिशन की भी जरूरत ना होती। तो ये बातें आप ना करें। तीसरी बात, इलेक्शन के प्रोसेस में कमियां हैं। हमने PTI ने इलेक्टोरल रिफॉर्म एक्ट पूरा पार्लियामेंट में पेश किया है। आज आप आइए, अपोजिशन आए पार्लियामेंट में, हमारे साथ बैठे और बात करें कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। और इस वक्त जो आपका नैरेटिव है, जो बयानिया है, जो कहीं नहीं बिक रहा, वो सिर्फ आपका केसेस को लेके है। आप केसेस के ऊपर बात करना, टीवी के ऊपर आके आप लोग शर्मा जाते हैं। पीछे तो आपका देखिए, सवाए इसके कि आप हमें प्ली बारगेन किए बगैर हमें आप पैसे भी हमारे जो है छोड़ दें और हमें जेल भी ना जाना पड़े। तीसरा तो कोई मुतालबा ही नहीं है अपोजिशन का जिसके ऊपर आप बातचीत करें। तो बाकी तो ऐसे। लेकिन फवाद साहब, अब ये एक बात तो है ना कि आपने आगे ऑपोजिशन जी आदल एक मिनट जी कायरा साहब, देखिए गुजारिश ये है
कि इस मुल्क में कौन कितना ऑनेस्ट है, किसका क्या किरदार है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। हम कह रहे हैं कि 2.5 साल से आप कह रहे थे कि हमारे पास सबूत हैं, हम वो सबूत अदालतों में देंगे, इनके केसेस फाइनलाइज कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेके एहतसाब की अदालतों तक सारे चीख के केसेस उठा के फेंक रहे हैं नैब के और हुकूमत के। वो किधर गए केस, किधर गए शहजाद अकबर के वो दावे, किधर गए इमरान खान के वो दावे कि हमारे पास सब कुछ सबूत है, किधर गए वो 200 अरब डॉलर के जो सारे क्लेम्स थे, सब झूठ पे मबनी थे। आज अगर आपके पास कुछ है, अगर आप लोगों की किसी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सके, आप लोगों की जिंदगियों में जहर भर दिया आपने, और आप सिर्फ नैरेटिव इसके ऊपर के जी हम चोरों को नहीं छोड़ेंगे, चोरों को नहीं छोड़ेंगे, चोरों को नहीं छोड़ेंगे। ओ भाई, ये अपोजिशन के दौर की बातें थी। आज हुकूमत में हो, किसने कहा छोड़ो? कौन आपसे रियायत मांग रहा है? हम तो ये कह रहे हैं कि इन प्रिंसिपल, ये चंद बातें हैं। दूसरी बात यह है कि भुट्टो शहीद, यस, वो अयूब खान के साथ थे। अयूब खान को पूरे अरूज पे छोड़ा था और उसको घर छोड़ के फिर आए थे, और उसके बाद उन्होंने अपना वो धोना धो के इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया। उसके बाद पीपल्स पार्टी की तारीख में, जब पीपल्स पार्टी बनी, तो पीपल्स पार्टी की तारीख में कोई माजी ऐसा नहीं है कि हमने फौज के या एजेंसियों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़े हो। ये हमारा माजी नहीं है। कायरा साहब, अब जरा इस पॉइंट पर, इधर बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। जब आप बलोचिस्तान में अभी ये बात कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, तो सीएम बलोचिस्तान आपको याद दिला रहे हैं। वहां पर अख्तर मेंगल साहब भी बैठे थे, मरियम साहिबा ने भी ये बात की, पीपल्स पार्टी ने भी बात की। अब मरियम बीबी, अब मुस्लिम लीग नून ये कहती है बलोचिस्तान में हमारी हुकूमत गिराई गई। आपके पार्टी के सरबराह इस चीज का क्रेडिट लेते रहे कि जी हाँ, हम आगे भी जो है वो इनको गिराएंगे, आगे भी हुआ तो हम इनको जो है वो नहीं आने देंगे, सेनेट भी नहीं लेने दूंगा मैं इनको। सर मैं जरा कह रहा था, मेरा सवाल तो सुन लेना सर, मैं बड़े तहम्मुल से सुन रहा हूं, जवाब देता हूं, मैं तहम्मुल से साथ जवाब देता हूं ना। अच्छा, 2 बातें और ले लें कि मेंगल साहब भी स्टेज पे बैठे हुए थे, फिर वो सवाल रहता नहीं ना जी। चले और चीजें आ जाएंगी इसमें, चले बताएं, जरा सुन ले। बताएं। अर्ज ये है कि हम बहुत दफा ये कह चुके कि तारीख में गलतियां होती हैं। ये बात हमने इकरार करके कही कि हमसे गलती हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमने इलेक्शन के अंदर नहीं, वो हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की एक तारीख थी, हमारी तरफ से भी उसका तावन हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन कायरा साहब, आप मेरी बात सुने, अब गुजारिश ये है कि आप अपनी गलती तस्लीम करके 5 साल की जगह, बात ये नहीं कि इलेक्शन अपनी मर्जी के कराएं। सर, आप अपनी गलती तस्लीम करके सिंध में 3 बार हुकूमत में आ जाते हैं, आप अपनी गलती तस्लीम करके 5 साल भी अपनी हुकूमत कर लेते हैं, आप अपनी गलती तस्लीम करके चेयरमैन सेनेट पर भी साथ देते हैं, आप अपनी गलती तस्लीम करके चेयरमैन सेनेट का साथ वापस ले लेते हैं, लेकिन अपना टेन्योर आप पूरा करना चाहते हैं। फिर आप इस गवर्नमेंट को क्यों कहते हैं कि ये कल सुबह चली जाए? कौन सा टेन्योर? सर, आप अपनी गवर्नमेंट में गलतियां करके 5 साल पूरा नहीं करना चाहते क्या? आप एक दूसरे को गिराना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद मौका दिया कि नहीं दिया? गुजारिश ये है, कौन सी गवर्नमेंट में मौका दिया? सर, आपने 5 साल में पूरे नहीं किए। नहीं, मैंने मेमो स्कैंडल बनवाया था, मैंने यूसुफ रजा गिलानी को घर भेजा था, तो मैंने टांगे खींची थी उस हुकूमत की। तो सर, मेमो स्कैंडल के सपोर्टर तो आज आपके साथ बैठे हैं ना। खैरा साहब, मेमो स्कैंडल के सपोर्टर तो आपके साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कौन किसके साथ है, ये माजी का भी एक हिस्सा है। यहां एमआरडीबी बनी थी, जियाउल हक के साथियों को हमने साथ मिला के जमहूरियत की बहाली के लिए भी चले थे। ऑब्जेक्टिव क्या है? लेकिन ये अब हमें एलाइज ना करें कि हम किसी के साथ मिलके, हमने एजेंसियों के साथ मिलके उनकी सपोर्ट से कोई इलेक्शन लड़ा है। ये सर, ये तो मियां साहब कह रहे हैं कि बलोचिस्तान की हुकूमत गिराने में जिन लोगों का किरदार था, आप पता कर ले मियां साहब से। सर, मैं कह रहा हूं मुझे कोई इतराज है मियां साहब से, आप इस बात का जवाब पूछ लिए, मैंने अपना जवाब दे दिया। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो कौन सा इलेक्शन है, आप बता दें, या फवाद साहब, कि हम किसी एजेंसी के सहारे पे इलेक्शन लड़े और हमने हुकूमत अपनी, बाकी लोग, बहुत सारी जमातें इस मुल्क की वो हैं जो बिकॉज ऑफ देम थे, हम इन स्पाइट ऑफ देम आते रहे। ठीक, फवाद चौधरी साहब वो कहते हैं, बिलावल साहब कहते हैं कि ये चाहते हैं कि पूरे मुल्क के इदारों को जो है ना टाइगर फोर्स बना दिया जाए। बिलावल साहब ये कहते हैं। देखिए, पहले तो अभी मैं कायरा साहब की बातें सुन रहा था और आपने बिल्कुल बड़े अच्छे पॉइंट्स उनको बताए हैं, लेकिन बहरहाल वो कहते हैं ना कि इतनी ना बढ़ा बाकी दामा की हकायत, दामन तो जरा देख बंदे कबा देख। तो बस इस बात को, कहानी को छोड़ ही दें कि किसने कब क्या क्या किया। सर, आप बयान फरमा दें, मैं उसका जवाब दे देता हूं, आप बयान फरमाएं। कायरा साहब, ये बहस लंबी हो जाएगी। कायरा साहब, ये बहस लंबी हो जाएगी। देखिए कायरा साहब, मैं चाह रहा था कि जरा ऑब्जेक्टिविटी के साथ कंस्ट्रक्टिव डिबेट करें। देखिए, अब एनआरओ सर, एनआरओ भी आपके खाते में है ना सर? आप उसको कहते हैं कि हमारी मजबूरी थी, हमने डायलॉग किया, उधर एमआरडी में नहीं है जी। अच्छा, नहीं ठीक है कायरा साहब, वो एक्चुअली बात यह है कि डिबेट करिए तो मैं हाजिर हूं। ऐसा बात मुकम्मल करने दें
पहली बात यह है कि कारा साहब की ये जी, जो बात है ना कि अदालतों में साबित होना चाहिए, ये बात बिल्कुल उनकी ठीक है। और देखिए, मेरी अपनी भी हमेशा ये तनकीद रही है हमारे अपने लोगों पर भी और इदारों पर भी कि हम अपने मुकदमात जो है उनको अभी तक हमें कॉन्क्लूड करना चाहिए था, और वो कॉन्क्लूड ना होने की कई वजूहत हैं। हमारे लीगल प्रोसेसेस भी ऐसे हैं, मतलब सिर्फ अगर आप ये कहें कि मरियम नवाज का केस अलहदा करना है नवाज शरीफ से, तो उसी के लिए कम से कम 4 महीने चाहिए। और बाकी आप जैसे ये इनके केसेस चल रहे हैं, लेकिन अब ये केसेस चल रहे हैं और कायरा साहब समझते हैं इन केसेस में कुछ नहीं है, तो देखिए ना बात ही खत्म हो जाती है। फिर तो आप अपने मुकदमे के जो है वो अदालतों में लड़ें, और आकर हमारे साथ आप इलेक्टोरल रिफॉर्म पर बैठें, हमारे साथ आप आकर के आप जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स है, 18वीं तरमीम, एनएफसी अवार्ड, पाकिस्तान की जो सब्सटेंटिव इश्यूज हैं उनके ऊपर आए और हमसे बात करें। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उस दिन ARY के इंटरव्यू में भी कहा है, उससे पहले पार्लियामेंट में भी कहा है, और उसके लिए हम तैयार हैं। फिर तो बात ही खत्म होगी। अगर आपका ओके, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू। वेलकम बैक। कायरा साहब, सिर्फ एक पॉइंट जरा इस पर क्लियर कीजिएगा। जो फवाद साहब कह रहे हैं, ठीक है माजी में सबने ये किया, सबसे गलतियां हुई, होती रही, सब अपनी जगह। बेहतर नहीं है कि जलसे के प्लेटफॉर्म से खड़े होकर पार्टी लीडरशिप्स कह दें हाँ जी हमसे गलती हुई, क्योंकि मौलाना साहब, मंदुखेल साहब, अख्तर मेंगल साहब, बलूचिस्तान गवर्नमेंट के सनाउल्लाह साहब की गवर्नमेंट गिराने पे उनके दस्तखत हैं। सो अगर मान लें और आगे बढ़े और फिर कोई ऐसा चार्टर बनाएं कि दोबारा कोई भी वो गलतियां ना करे जो माजी में की हैं। देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि हुकूमतें गिराना और बनाना ये डेमोक्रेटिक नॉर्म में आता है, ये कोई ऐसा इशू नहीं है। हुकूमतें तब्दील होती रहती हैं। तो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट आपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को फॉलो करके गिराई थी। मैं तो सिंपल ये कह रहा हूं कि वो हुकूमत नहीं गिरानी चाहिए थी, मैंने इसका पहले जिक्र कर दिया। अब उसके ऊपर आप ज्यादा प्ले करना चाहें तो बिस्मिल्लाह, माफी लेकिन स्टेज पे मांग मैंने लें, अपनी गलती मानते हुए कहा, पार्टी के हेड भी मांग लें कि हाँ जी गलती हो गई हमसे। ये तो हम कह चुके हैं जी। नहीं, बिलावल साहब ने स्टेज पे कभी ये नहीं कहा। मुतालबे के मुताबिक तो नहीं चल सकते। देखिए, गुजारिश ये है कि अब आदिल अब्बासी के मुतालबे पे तो पूरा नहीं सियासत कर सकते ना जी। मैं तो सवाल कर रहा हूं। मुनासिब समझते हैं, हमने वो कह दिया। अब आपका हक नहीं, अब आपका अपना हक है, आप सवाल करें, आप चाहें, आप जितना चाहें, आप चाहें आसमान के किलाबे मिला लें, बिस्मिल्लाह, आपका हक है। लेकिन हम जिसको मुनासिब समझते हैं सियासी तौर पे, हमने वो रास्ता इख्तियार किया और हमने एग्री किया कि हाँ ये गलती हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये बात जरदारी साहब ने भी मानी है, बिलावल साहब ने भी मानी है। अब जिस तरह आप चाह रहे हैं शायद उस तरह नहीं है। जलसे के स्टेज पे जी कि हम माफी मांगते हैं फलाना। ठीक, चलें अब आ जाए। फैटफ पे भी आपने कहा, मैंने कह दिया ना, मैंने जो करना था मैंने कह दिया। ठीक है, आपके फैटफ पे आपने कहा हुकूमत की तैयारी नहीं थी जिसकी वजह से ये सब कुछ भुगतना पड़ा है। आप समझते हैं हुकूमत की कहां पर जो है वो लैक किया हुकूमत ने कि फैटफ ग्रे लिस्ट पे ये पाकिस्तान? देखिए, जो कानून साजी रुकी उस पर जिम्मेदार कौन था? इनके पास तो एक ही जवाब है कि जी ये अपना एनआरओ मांगते हैं, ये एनआरओ मांगते हैं, वज़ीर आज़म से लेके इनका स्पोक्स पर्सन तक। सवाल ये है कि अपोजिशन क्या कह रही थी। जो अगर वो कानून साजी थ्रू हो जाती और सारा कुछ हो जाता, जो बेहतरी के अमल थे, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग था, आप भी करते, लोगों को दिखाते कि सारा मुल्क इकट्ठे होके एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होके और कंसेंसस के साथ हमने वो कानून साजी कर दी है जिसकी रिक्वायरमेंट थी हमसे, तो ज्यादा बेहतर होता, ज्यादा बेहतर मैसेज आता। जी फवाद साहब, वो कहते हैं आप तो उसको क्लब कर देते हैं हमारे एनआरओ के साथ, लेकिन आपकी लेजिस्लेशन प्रॉपर ना करने की वजह से हमें ये देखना पड़ा। देखिए, सबसे पहली बात तो जाहिर है कि मैं बताना चाहता हूँ कायरा साहब को कि अनफॉर्चुनेटली सबसे पहले फैटफ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में गया था 2009 में, 2008-9 में, और उसके बाद ये एक दफा हम निकले भी और उसके बाद दोबारा PMLN की गवर्नमेंट में हम दोबारा फैटफ में चले गए। उसकी वजह ये थी कि जो लेजिस्लेशन स्पेशली मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक करनी थी वो 10 साल आपने डिले की, और उस डिले की क्या वजह थी वो आप सबके सामने है कि अब नजर आ रहा है कि वो क्यों हमने डिले की, क्योंकि जो शरीफ फैमिली थी और अनफॉर्चुनेटली दोनों जो बड़ी फैमिलीज थी वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस थी और वो अपने पैसे बाहर भिजवा रहे थे और हमें तो नहीं पता था। वो तो अब उसके सारे सबूत जो हैं वो आपके सामने आए हुए हैं, जो उसकी वजह से हम जब PTI 2018 में हुकूमत में आई तो 27 में से सिर्फ 5 शराइत फैटफ की मुकम्मल थी। अल्हम्दुलिल्लाह जो कल इजलास कंक्लूड हुआ है इसमें 21 शराइत मुकम्मल हो गई हैं और अब हमारा जो ब्लैक लिस्ट में जाने का मामला है वो तो ख़त्म हो गया है। तो फरवरी में हम बाकी जो 5 हैं 6 हैं वो भी मुकम्मल करके हम मुकम्मल उसमें वो ग्रे लिस्ट से भी बाहर आ जाएंगे।
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके बावजूद कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें क्या मामला था, ये मामला है जिसके ऊपर अपोजिशन तनकीद कर सकती है। अपोजिशन कह सकती है आपकी महंगाई के ऊपर जिस तरह से आप बात कर रहे थे, आप मुआशी पॉलिसियों पर बात कर रहे थे, एंड दे आर मोर देन वेलकम टू डू दैट। लेकिन बेहतर तरीका हमेशा ये है, पाकिस्तान में अगर आपने जमहूरियत की बात करनी है तो फिर ये होता है कि आप अपने ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम देते हैं। आपको बजट पसंद नहीं है, हमारा ऑल्टरनेटिव बजट ये है। आपको एजुकेशन पसंद नहीं है, हमारी ऑल्टरनेटिव पॉलिसी ये है। यहाँ पे आप देखें आज जिस तरह से फजलुर रहमान साहब ने तो कोई मतलब शर्म हया ही नहीं रखी ना, उन्होंने तो सिंपल कह दिया अगर आप हमें हुकूमत में लेके आते हैं तो हम इदारों के साथ हैं, अगर आप हमें साथ लेके नहीं आते तो हम आपके खिलाफ तहरीक ठीक। फवाद साहब, मैं खान साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, छोटा सा आदल जी कह रहा साहब, आदल एक छोटा सा जी कह रहा साहब, देखिए गुजारिश ये है कि फेटअप में फवाद साहब और मैं उस वक्त दोनों ही हुकूमत के तर्जुमान थे पीपल्स पार्टी में। गुजारिश ये है कि उस वक्त क्योंकि दहशतगर्दी अपने अरूज पे थी, दुनिया के जो बहुत सारे इदारे हैं उनके पास भी पूरा नेटवर्किंग नहीं थी। जो रिक्वायरमेंट थी हमसे वो जो हम उस वक्त भी फीड कर रहे थे, विद पैसेज ऑफ टाइम इदारों ने भी देखा कि ये पैसे कहाँ से, उनको फंडिंग कैसे होती है। तो बेसिकली इट इज दी जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है उसको रोकने के लिए फेटअप ने ये काम किए थे, और उस वक्त फेटअप के पास ये सारे डाटाज नहीं थे, रिक्वायरमेंट्स भी मुख्तलिफ थी। तो आप कह रहे टीटी और ओमनी का इससे ताल्लुक नहीं है बेसिकली? आप मुझसे जो मैंने बात कही मैंने वही कह रहा हूँ। वो तो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि इनकी अपनी मनी लॉन्ड्रिंग थी, वफाकी वजीर हैं। आप जो कह रहे हैं आदिल सर, वो ये कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन उससे आगे आपने कहा, मैं कह रहा हूँ आपने कहा, आप इससे और ज्यादा खूबसूरत अल्फाज में कहिए बिस्मिल्लाह। नहीं खैरा साहब, मैं कह रहा हूं कि टीटी और ओमनी का आप कह रहे हैं इससे ताल्लुक नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने कहा सर आपने जो कहा वो आपने कहा, मैं अभी भी कह रहा हूं, कहा मैंने नहीं कहा सर। मैंने खैरा साहब क्या करते हैं? आप चाहे मैं कह रहा हूं फवाद चौधरी साहब वफाकी वजीर हैं, कह रहे हैं कि हम अप टू द मार्क इसलिए नहीं रहे कि पिछली हुकूमतें उनके लीडरान खुद मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे, और मनी लॉन्ड्रिंग के दो ही तो केसेस बन रहे हैं, टीटी और ओमनी। जिस हुकूमत का मैं जिक्र कर रहा हूं आदिल, जिस हुकूमत का मैं जिक्र कर रहा हूं उसमें फवाद और मैं दोनों हुकूमत के तर्जुमान हुआ करते थे। इसका जवाब तो फवाद साहब देंगे ना, मैं तो नहीं दूंगा। जो आप कह रहे हैं वो आप कहें और जोर से कहें, मुझे कोई एतराज नहीं है सर। ये रियलिटी मैं रिफ्रेश कर देता हूं। उन्होंने कहा कि कैसे रियलिटी है, हाउ यू कैन से दिस, कोई जजमेंट आई है, हाउ यू कैन बी सो जजमेंटल। मैंने आपको हरगिज ये नहीं कहा कि ये लोग जिम्मेदार हैं, मैंने आपसे कहा कि फवाद साहब है। सर वफाकी वजीर कह रहे हैं, आप फरमा रहे हैं कि ये हकायक है, असल इस तरह नहीं। आप भाई हो, बड़े मोहतरम हो, लेकिन आपने कहा ना ये हकायक है। सर टीटी और ओमनी केसेस हकायक तो भाई किसी फैसले से होते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि इसका फैसला आ गया, मैंने कहा टीटी और ओमनी केसेस नहीं है, ये आपने कहा ये हकायक हैं। सर टीटी और ओमनी हकायक है, केसेस है। तो हकायक तो किसी फैसले से तहत होंगे ना। नहीं सर, वो अब आप मिक्स कर रहे हैं ना, केस की हकीकत होना, मेरा लिंक किसी जजमेंट के बाद बनेगा ना आदल। आदल अब्बासी के कहने से तो नहीं बन जाएगा, फवाद के कहने से तो नहीं बन जाएगा। केस हकीकत है या नहीं है, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। कौन मुलव्विस है, इसको छोड़ दें। तो आप जाने, उनका काम जाने, मुझे क्या पता उसका। ओके, एक फेयर है ना, यही मेरा पॉइंट था सर कि आप उस पर आ गए कि केसेस तो हकीकत है ना, बेशक उसमें निकलता क्या है, दैट इज समथिंग एल्स। मैंने नहीं कहा, फिर वही बात। अब भाई आप अपनी बात अपने मुंह से कहे, मेरे मुंह में क्यों डालते हैं? चले आप ना कहें, मैं समझ सकता हूं आप क्यों नहीं कह सकते, लेकिन मैं कह सकता हूं, मैं कह देता हूं आप भाई। मैं नहीं कहता, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप भी गलत कह रहे हैं। सर वफाकी वजीर कह रहे हैं आप कि हम 21 पॉइंट इसलिए फर्जी तौर पे कहें। अच्छा, आप इल्जाम के तौर पे नहीं मानना कर साहब, प्लीज डोंट पास जजमेंट्स। मैंने आपसे कहा मैं केस को हकीकत कह रहा हूं, केस के किरदारों पे बात नहीं कर रहा फिलहाल। भाई केस की हकीकत भी तो तभी पता चलेगा ना उसमें जब कोई फैसला आ जाएगा मेरे अजीज। ये कोई FIA के कहने से या शहजाद अकबर के कहने से तो बात नहीं बन जाएगी ना। सर कोई रिस्पॉन्स दीजिएगा इसके ऊपर, मैंने फिर ब्रेक लेनी है। फवाद साहब नहीं, वो मेरा ख्याल है वो आपने बात वाजे कर दी है और साहिरा साहब ने उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दे दिया, और वो ठीक कह रहे हैं कि केसेस का फैसला आएगा तो होगा, बस केसेस को चलने दे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप जो तहरीक है उसमें केसेस को अलहदा कर दो। साहिरा साहब भी कह रहे हैं कि वो अदालतें जाने और हम जाने, आप केसेस को अलहदा कर दें तो बाकी तो तहरीक में कुछ है ही नहीं है। उसके बाकी तो हम हर बात के ऊपर आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है, लेकिन मसला ये है कि आप तो कहते हैं, आप जैसी वॉइसेस जो समझदार हैं वो तो कहते हैं। ये बात अपने वजीर आजम को समझाए ना कि वो कहे कि भाई आओ मिलके बैठ के बात करें।
ये बात वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ही कही, कभी नहीं कहा, नेवर ही सेड इट। के प्रोग्राम में कहा है, उससे पहले उन्होंने असेंबली में ये बात। अरे सर, प्रोग्रामों में बैठ के कहने से नहीं ना। यानी आप कायरा साहब ये कह रहे हैं कि अगर वज़ीर-ए-आज़म आपको खुद ये कहें, यानी पार्टी से ये कहें कि इन केसेस को अलग मेरी कोई ख्वाहिश नहीं हमसे आप है, बात मेरी कर लें। पीपल्स पार्टी की कतन कोई ख्वाहिश नहीं है कि वजीर आजम साहब हम पे ये मेहरबानी फरमाएं। वजीर आजम साहब अपने कंडक्ट से साबित करें कि नहीं चाहते हैं। मतलब देखिए, आप ये कह रहे हैं, फवाद साहब ये कह रहे हैं, हम कहते हैं केसेस अलग कर दें, इसके अलावा जो लेजिस्लेशन करनी है आ जाएं। आप ये कह रहे हैं आप इसके लिए तैयार हैं, बेसिकली आप ये कह रहे हैं हाँ केसेस को अलग कर दें और हमारे साथ दूसरे मामला पे बात करें। मैं तो केसेस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं वो केसेस कोर्ट्स में है, कोर्ट जाने, आप उनको सबूत दें अदालतों में और केसेस को बेहतर परसू करें। अगर आपने कोई आपके तसावी अमल में कोई कमी है, आपकी लेजिस्लेशन को जरूरत है, तो आप लेजिस्लेशन कर लेते, आप ले आते, आप एम्पावर करते। लेकिन ठीक है सर, गवर्नमेंट कहती है ना आप क्लब करते हैं, उसको एक्सपेडाइट कराए। गवर्नमेंट कहती है आप क्लब करते हैं केसेस। मैं कह रहा हूं नहीं करते यार, अच्छा, मैं कह रहा हूं बार बार नहीं करते। लेकिन कायरा साहब एक अजीब बात मुझे लगी, वैसे हुकूमत की बहुत सारी खामियां हैं, गवर्नेंस के भी इश्यूज हैं, महंगाई भी है, लेकिन आप कराची वाकये पर जब वाकया होता है आप आर्मी चीफ जो है उनसे तो राब्ता कर लेते हैं, लेकिन आप वजीर आजम से कहते हैं मैं बात करने को तैयार नहीं हूं, और फिर आप ये कहते हैं कि मैं डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को आप लोगों ने तो कहा कि आपने कहा हम बात करने को तैयार नहीं है वजीर आजम से। आदिल अब्बासी साहब गुजारिश सुने, मेहरबानी करें यार, आप एंकर हैं, प्लीज आप दूसरा बात करें। पहला बंदा कौन था जिसने कहा था कदम बढ़ाओ इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं? किसने कहा बार बार कि जनाब खान साहब आए, अभी की बात करें, अभी की हमें गालियां सुन सुन के। अभी की क्या मतलब है यार? वो शख्स जो आपको रोज खड़ा होकर गालियां दे रहा हो जी भर के, आप उससे राब्ता करें, क्या करें? ठीक, वजीर आजम आपसे बात करना ना चाहे तो कंसर्न, और आर्मी चीफ ने उनसे बात की है, बिलावल साहब डिडंट टॉक टू हिम, और ठीक है उन्होंने, आर्मी चीफ ने भी ये जिम्मेदारी समझी, उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन ये आपने क्या सवाल रेज किया कि हमने उनसे बात कर ली, उनसे नहीं की? सर ये तो बात करना नहीं चाहते, आर्मी चीफ ने उनसे बात कर ली। ओके, तो जो बात करना चाहें आप उनसे बात कर लेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं हुकूमत ये बात नहीं कर रही, यही कह रहे हैं ना, यही हम हुकूमत को कह रहे हैं कि आप इनसे बात करें, वो कहते हैं केसेस है, तो कंफ्यूजन ही है ना। आप कहते हैं हम केसेस की बात नहीं करते, वो कहते हैं केसेस की, इसका मतलब जिम्मेदारी सियासी सर है ना सर, सियासी जमातों की जिम्मेदारी हुई ना इस क्राइसिस से निकालना, इदारों की जिम्मेदारी तो नहीं है। भाई हमेशा लीड हुकूमत करती है, देने वाला हाथ हुकूमत का होता है, काम आगे बढ़ के हुकूमत ने करना होता है यार आदल। ठीक, अपोजिशन का काम ये नहीं होता, यहाँ अपोजिशन कह रही है आए बैठे, हुकूमत नहीं बैठती। बिल्कुल ठीक। फवाद साहब वन लाइनर कमेंट, मैंने ब्रेक लेनी है। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल बात सही है आपने की। इधर कराची में भी मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि 2 दिन इतनी डेमोक्रेटिक और ये और वो और हम करेंगे, और उसके बाद सीधी जाके अपील आर्मी चीफ से, और उसके बाद नेक्स्ट तो आप भाग के जूते असेंबली में छोड़ के भाग के चले जाते हैं, वज़ीर आज़म हाउस में या पार्लियामेंट की कमेटी में आपसे आया नहीं जाता। तो झगड़ा तो बेसिकली फिर यही रह गया ना कि आप ये कह रहे हैं कि इदारे हमारी मदद करें हमें हुकूमत में लाने के लिए, इसके अलावा तो इस अपोजिशन के पास तो कोई बयानिया और नैरेटिव नहीं है। लेकिन फवाद साहब मुझे अब ब्रेक लेनी है, दोनों मेहमानों को शुक्रगुजार हूं, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि आपकी हुकूमत की भी ये जिम्मेदारी कि अपोजिशन कुछ भी कहे, क्राइसिस से निकालने के लिए आप लोगों को आगे बढ़ना होगा, क्योंकि सियासी जमातों ने और बिलखुसूस हुकूमत ने ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है इस मसले से निकालने के लिए, वगरना पाकिस्तान का माजी कुछ ज्यादा इन मामलात में बेहतर नहीं है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मिफ्ता इस्माइल साहब होंगे हमारे साथ, उनसे कुछ बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। वजीर आजम पाकिस्तान ने भी कहा कि अवाम थोड़ा सा सब्र कर लें, महंगाई के मामले को रियलाइज किया। उन्होंने कहा मेरी नींदें उड़ गई हैं इस मामले पर, मैं भी परेशान हूं, उसका रेफरेंस दिया। वफाकी वज़रा भी, अब थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी साहब भी ये कह रहे थे कि जी हम पैकेजेस ला रहे हैं, अब हम जो है वो रिलीफ देंगे, 3 से 4 हफ्तों में अवाम को महंगाई पर रिलीफ मिलेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया है पीटीआई की गवर्नमेंट ने, कि क्योंकि पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी थी जिसकी वजह से हमें अब ये सब क्राइसिस देखना पड़ता है इन चीज़ों का, और कुछ और हवाले भी दिए। मिफ्ता इस्माइल साहब साबिक वजीर ख़जाना है, मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। पहले मैं सुनवाता हूँ आपको कि प्राइम मिनिस्टर ने इससे मुताल्लिक क्या कहा, महंगाई से मुताल्लिक। इंशाअल्लाह इसी हफ्ते तक, अब हफ्ते तक देखना शुरू हो जाए महंगाई के ऊपर अब नीचे आना शुरू। सिर्फ इस वक्त इशू है पाकिस्तान को माशी हालात, इसको इस बुरान से निकाला और निकल रहा है पाकिस्तान। मिफ्ता इस्माइल साहब वो कहते हैं पाकिस्तान निकल रहा है, थोड़ा सा सब्र करें, और पिछले 2 अदवार में भी महंगाई होती थी, लेकिन हमारे खिलाफ ये सिर्फ केसेस की वजह से सब इकट्ठे हो रहे हैं, वरना ये सब माजी में भी होता था। जी देखें,
आदिल भाई, इतनी महंगाई तो नहीं होती थी, ये तो बात रिकॉर्ड की है। हम जब छोड़ के गए थे तो 3.95% महंगाई थी और फूड इन्फ्लेशन 2% होता था। अब हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक अब 9% से ऊपर महंगाई है और एक्चुअली प्राइवेट इकोनॉमिस्ट समझते हैं कि 11-12% है, क्योंकि ये रेंट को दिखा रहे हैं 5%, रेंट इससे ज़्यादा है। और फूड इन्फ्लेशन 14-15% है, पिछले साल भी 15-17-18% था रूरल फूड इन्फ्लेशन। तो ये तो नंबर्स की बात है ना, मतलब अपोजिशन झूठ तो नहीं बोल रही कि 120 रुपए की 115 रुपए की चीनी मिल रही है। ये तो हर आदमी को पता है कि 70-75 रुपए का आटा मिल रहा है, 35 रुपए का हम छोड़ के गए थे, 55-53 रुपए का हम चीनी छोड़ के गए थे। तो ये तो फैक्ट्स हैं। आप इसमें अपोजिशन को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? लेकिन वो ये कल उन्होंने ये भी बात की परसों अपने इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि देखें सूबों से, मैंने फूड मिनिस्ट्री से पूछा, असल मसला 18 अमेंडमेंट के बाद वो कहते हैं बड़ा ये जुल्म हुआ है कि सूबे जो है उन्होंने प्रोक्योर करनी होती है गंदम की, अगर हम बात कर लें तो उन्होंने कहा कि हमें डाटा एक तो सूबों ने सही नहीं दिया, और जब दिया जाहिर है वो थोड़ा सा देर हो गई। सिंध ने तो प्रोक्योरमेंट ही नहीं की और रिलीज ही नहीं की गंदम, जिसकी वजह से हमें ये इशू आया। और उन्होंने कहा फिर पंजाब की गंदम जो है वो सिंध गई। बड़ी तफसील से उन्होंने उस पर बात की। अगर पीटीआई की हुकूमत, पंजाब की पीटीआई की हुकूमत वफाक को डेटा सही नहीं दे तो गलती पीएमएलएन की है।